हाँ जी। तो आज हम लोग जो है हाई कोर्ट को कवर अप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया था पूरा? कोई डाउट है? नहीं। अच्छा। तो बात ये आती है कि एक कुछ क्वेश्चंस के तो आंसर हमको पता नहीं है कि जो रिट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का, वो जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का वाइडर है या फिर हाई कोर्ट का वाइडर है। इट इज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का वाइडर है। क्यों है वाइडर हाई कोर्ट का? मैम, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही जाया जाता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होंगे अपने, या फिर कोई अदर राइट्स होंगे तो उसके उसके लिए भी जाया जा सकता है, उसके लिए भी रेट वेरी लगाई गुड। जा सकती है। देखो ये हमें आर्टिकल 226 में दे रखा है। वही अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसका भी भाई, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमको आर्टिकल 32 में दे रखा है। ठीक है। तो हाई कोर्ट में जो जुरिस्डिक्शन, जो इसमें जुरिस्डिक्शन है वो वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। लेकिन अगर हम 226 की बात करें तो 226 में फंडामेंटल राइट के वायोलेशन का तो है और एनी अदर पर्पस भी है। ये एक डिफरेंस है। एक और है। दिस इज वन। सेकेंड वन, जो अगर आप आर्टिकल 32 पढ़ते हो ना, तो वहां पर आपको डिफरेंट मिलेगा, यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर हाई कोर्ट जो है ऑर्डर प्लस डायरेक्शन दोनों दे सकता है। वही अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें ना, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ क्या दे सकता है? ऑर्डर पास कर सकता है इन रिट जुरिस्डिक्शन। ठीक है। लेकिन ये ऑर्डर और डायरेक्शन दोनों दे सकता है। प्लस जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ अगेंस्ट स्टेट। भाई ऑब्वियसली बात है, फंडामेंटल राइट तो स्टेट के अगेंस्ट ही है। तो इसका जो ऑर्डर भी आएगा दैट इज ओनली अगेंस्ट स्टेट। लेकिन हाई कोर्ट जो है अपना ऑर्डर और डायरेक्शन जो है वो स्टेट प्लस एनी प्राइवेट अथॉरिटी को भी दे सकता है। ठीक है। विद दिस वी कैन से दैट हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है दैट इज ब्रॉडर देन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। डायरेक्शंस का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शंस? तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऑर्डर देने का ही दिया हुआ है आर्टिकल 32, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में देखें तो सुप्रीम कोर्ट बहुत एस्पेक्ट्स में जो है डायरेक्शंस भी देने लगी है। जैसे कि अगर हम देखें कि पहले हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं कि हाई कोर्ट डायरेक्शन कैसे देता है। अब अगर हम लोग अरुणा शानबाग वाला केस देखें, अरुणा शानबाग किसका है? ये ऐसे केस के नाम है जो टिप्स पर दिमाग में बैठे हुए होने चाहिए। रात में भी कोई सोते से पूछ ले तो हमें पता है। दिस इज अबाउट द पैसिव यूथनेशिया। ठीक है। यहाँ पे पैसिव यूथनेशिया जो होता है रिकॉग्नाइज होता है। ऑल्दो दिस केस हाई सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया यूथनेशिया जो है वो अलाउ किया। लेकिन इसके लिए जो एप्लीकेशन लगती है ना, वो एप्लीकेशन किसको लग के बिफोर लगती है? हाई कोर्ट के बिफोर लगती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एनी पर्सन इन राजस्थान सीकिंग फॉर द पैसिव यूथनेशिया, ठीक है, तो ही हैज टू अप्लाई बिफोर द हाई कोर्ट। और उसका अपना एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया हुआ है, क्योंकि ये कहीं पर लिखा हुआ तो है नहीं, इसके ऊपर कोई एक्ट है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया है अंडर आर्टिकल 21 में कि भाई हमारे पास राइट टू हैव डिग्निफाइड डेथ का राइट है। हमारे पास लाइफ इंक्लूड टू डाई विद डिग्निफाइड, राइट टू डाई, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। क्या गलत हो रहा है? डिग्निफाइड तरीके से हम मर सके, ये राइट हमारे पास हमारी लाइफ में ही इंक्लूडेड है। ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अंडर आर्टिकल 21। तो प्रोसीजर यहाँ पे दे रखा है। अब अगर मान लो कि एप्लीकेशन जो है वो हाई कोर्ट में लगाई और हाई कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दिया कि आपको ये करना पड़ेगा, दीज आर दी डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन को और तरीके से समझे तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हुए हैं। अब ये भी क्या है, फंडामेंटल राइट्स के लिए तो लगाई गई थी कि हमारा फंडामेंटल राइट है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि मैं अपनी पसंद का
पार्टनर जो है वो चूज कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी तो फंडामेंटल राइट ही अट्रैक्ट हो रहा है। कहाँ पे केस गया था? सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये तो कह दिया कि भाई हम एलजीबीटी शादी को तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पे जाओ, उसको बोलो कि वो कानून बनाए। अभी जो करंट कानून है उस हिसाब से तो हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, और उस इंटरप्रिटेशन में आपकी शादी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन साथ में कुछ डायरेक्शंस भी दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। डायरेक्शंस दिए थे कि भाई जो सेम सेक्स जेंडर के कपल्स हैं उनको हैरेसमेंट से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। पुलिस वालों के पास अगर ये पहुंचे तो दे हैव टू हेल्प देम, दे शुड स्टैंड टू हेल्प देम। ऐसा नहीं है कि वो भी उनको हैरेस करना शुरू करे, क्योंकि पूरी सोसाइटी ही हैरेस करती है। ऐसे कपल्स को रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। दे कांट स्टे टुगेदर, कोई अपना घर नहीं देता है इनको। अगर चुपके से ले भी लेते हैं तो पता चल जाए लैंडलॉर्ड को तो निकाल के बाहर कर देते हैं। ये सारे जो सोसाइटल हैरेसमेंट है वो ना हो, उससे उनको प्रोटेक्शन मिले। डायरेक्शन किसने दिए? सुप्रीम कोर्ट ने दिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट वैसे तो आर्टिकल 32 में सिर्फ ऑर्डर ही दे पास कर सकता है, लेकिन हमने कई सिनारियोज में देखा है जब सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दिए हैं, और इस तरीके के डायरेक्शंस जो है वो हाई कोर्ट भी दे सकता है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, फॉर एन एग्जाम्पल बीसीसीआई, बीसीसीआई तो जानते हैं ना, बोर्ड ऑफ क्रिकेट, पूरा नहीं पता। बीसीसीआई ने फंडामेंटल राइट वायलेट किया। अब मुझे बताओ कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे कि हाई कोर्ट जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्यों जाओगे? मैम फंडामेंट फर्स्ट तो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। पर फंडामेंटल राइट वायलेट कौन कर रहा है, स्टेट या नॉन स्टेट? स्टेट। स्टेट नहीं है बीसीसीआई, आपको केस भी नॉन लिखाया हुआ है स्टेट। मैंने। अच्छा हाँ, नॉन स्टेट है। इट इज हम्म नॉट अ स्टेट। हम्म। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार वर्सेस बीसीसीआई, it is declared that by Supreme Court it was declared that कि बीसीसीआई is not a state। अब ये स्टेट तो है नहीं, तो क्या अपन हाई कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं ना, फॉर एनी अदर पर्पस। मैंने अभी आपको बताया कि अगेंस्ट स्टेट हाई कोर्ट जो है डायरेक्शन स्टेट के अगेंस्ट और प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट में भी दे सकता है। आप ये देखो कि, अच्छा आप ये सोच रहे हो कि अगर कोई स्टेट ने फंडामेंटल राइट वायलेट किया तो यहाँ पे ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ या हाई कोर्ट के पास जाओ। नाउ इफ एनी अथॉरिटी इज नॉन स्टेट और इसने फंडामेंटल राइट वायलेट किया है आपका, ठीक है, तो फिर आप कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो मैंने ये तीन चीजें बताई ना आपको। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट प्लस एनी अदर पर्पस। फिर ऑर्डर डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ओनली ऑर्डर, हाई कोर्ट ऑर्डर एंड डायरेक्शन बोर्ड। ये लिख लो ना कॉपी में। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है खाली अगेन स्टेट इसलिए क्योंकि स्टेट ही फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, क्योंकि अवेलेबल ही किसके पास है? स्टेट के पास। हाई कोर्ट प्राइवेट अथॉरिटी और स्टेट दोनों के लिए कर सकते हैं।
ठीक है। ठीक है। यस मैम। हाँ, so this is how we get to know that how High Court writ, jurisdiction is broader than the writ jurisdiction of the Supreme Court. अच्छा, now tell me for an example कि दिल्ली में, ओ सॉरी, दिल्ली कहते दिवाली पर पटाखे फोड़ते हैं हम, सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या हुआ कि समवन इन इन हाई कोर्ट ऑफ देयर ऑफ हिज रिस्पेक्टिव स्टेट पे ये रिट पिटीशन फाइल करी कि भाई मेरा, क्योंकि आई हैव अ राइट टू ब्रीथ इन फ्रेश एयर, ठीक है, एंड सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली जो है वो एयर पोल्यूशन बढ़ा देता है, मेरा फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 जो है वो वायलेट हो रहा है। हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आपके पास आर्टिकल 21 है तो सामने वाले के पास आर्टिकल 25 भी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके पास ये भी है। और आपका फंडामेंटल राइट वहीं तक ही है जब तक सामने वाले का वॉयलेट ना हो। ठीक है। तो कोर्ट ने, लेट सपोज हाई कोर्ट ने क्या किया, इस रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया। फाइन। नाउ द पॉइंट अराइजेस, क्या ये पर्सन सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? मैम मेरिट के लिए तो नहीं जाएगा, अपील में जा सकता है फिर वो। अपील में जा सकता है, रिट पे नहीं जा सकता। बिल्कुल सही कहा आपने कि अब ये आर्टिकल 32 में है। अगर आर्टिकल 32 में जाना चाहता है, 26 से बात नहीं बनी, 226 से बात नहीं बनी, तो आप आर्टिकल 32 में चले गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। दोनों के पास सेम जुरिस्डिक्शन है, और आप या तो हाई कोर्ट के पास जाइए या फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में गए हो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली जा सकते हो, कल हमने देखा था। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट के पास गए हो तो सेम ग्राउंड्स पर आप जो है 32 में नहीं जाओगे। केस का नाम लिखिए एक बार, इंपॉर्टेंट केस है, दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1961। इसमें एक लाइन लिख लो, इफ पिटिशन इज फाइल्ड अंडर आर्टिकल 226, if petition is filed under article 226 and is dismissed and is dismissed on merits, it would act as res judicata to bar a similar petition in Supreme Court, to bar a similar petition in Supreme Court under Article 32 of the Constitution. Under Article 32 of the Constitution. ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि हमारे कंट्री में कितने हाई कोर्ट्स हैं, नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं? 34। 34। वो तो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ थी। सॉरी सॉरी सॉरी। 24 ऐसे कुछ है। 25 लिख लो इसको। 25। ठीक है। राजस्थान हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश्ड हुआ? 75 ईयर्स हो गए हैं अगो। और हमारे सबसे पहले हाई कोर्ट कौन से थे? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। ठीक है। अब इनकी अपॉइंटमेंट, एज और ये सब चीजें तो अभी हम लोग फैक्चुअल पार्ट्स देख लेंगे, समझने वाली बात को समझ लेंगे। अब देखिए, एक
इशू आता है आर्टिकल 222 में। ये बात करता है ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है। और जजेस कैसे ट्रांसफर होते हैं, मतलब लेट सपोज राजस्थान हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर टू द यूपी, यूपी में हो गया या फिर कहीं और हो गया, किसी और स्टेट में हो गया। तो ये आर्टिकल 222 इसकी बात करता है। अब कैसे होता है? वही बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई। ठीक है, ऐसे होता है। यहाँ पर क्या है, विदाउट कंसेंट ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट जज। जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी कंसेंट नहीं ली जाती। बात ये आती है कि क्यों कंसेंट नहीं ली जाती और हम ट्रांसफर क्यों करते हैं। देखो, यहाँ पर आपको मिलेगा पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में क्या किया जाता है, इसको अंडरलाइन कर लेना। पब्लिक इंटरेस्ट में जज को जो है ट्रांसफर किया जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि देखो, अगर मान लो एनी जज, हाई कोर्ट जज के पास बहुत पावर होती है। इफ एनी हाई कोर्ट जज परफॉर्मिंग हिज जजशिप इन एनी वन स्टेट ओनली, तो क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके क्या बन जाते हैं, लिंक्स बन जाते हैं, कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं क्या होता है, वी आर ह्यूमन बींग्स और जजेस भी ह्यूमन बींग ही होते हैं। कहीं ना कहीं टेंडेंसी में क्या हो जाता है, मालूम पड़ा किसको फेवर करने के लिए आप बायस्ड हो गए। ठीक है। तो इनको टाइम टाइम पर क्या करते रहते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं, क्योंकि एक जगह बनना शुरू होगा कॉन्टैक्ट, उससे पहले दूसरी जगह फेंक देते हैं उठा के। तो नई जगह, नए लोग, नया सब कुछ, एवरीवन फिर दोबारा से अपनी चीजों को वो करना पड़ेगा। जैसे इन दी पब्लिक इंटरेस्ट क्या किया जाता है, इनको ट्रांसफर करते रहते हैं। ठीक है। और कंसल्टेशन वही मतलब है जो अपन ने कल पढ़ा था, कंकरेंस। देन अपने स्टेट के लिए वो रिट पिटीशन फाइल पास करते हैं, मतलब रिट में अपना ऑर्डर या फिर डायरेक्शन जो है वो जिस भी स्टेट में है उस स्टेट के लिए वो पास करते हैं। फिर चाहे पार्टीज जो है वो उस स्टेट की ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर पार्टीज उनके स्टेट की नहीं है, बट अगर मैटर उनके उनके हाई कोर्ट में है तो फिर वो उसको डिसाइड कर। ठीक है। हमें विदाउट कंसेंट और ये पब्लिक इंटरेस्ट वाली बात ये आर्टिकल में लिखी हुई है क्या? इसमें तो नहीं लिखी हुई। वहां लिखा ही नहीं है ना। ओके ओके इट्स नॉट अबाउट कि विदाउट कंसेंट लिखा हुआ है। कंसेंट वहां लिखा ओके। हुआ ही नहीं है ना। प्रेसिडेंट करता है कंसल्टेशन ऑफ द सीजीआई। जज की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है उसमें। ठीक है, तो क्यों नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से नहीं है। ठीक है। एक आप आर्टिकल ध्यान रखिए, आर्टिकल 139। ठीक है। आर्टिकल 139 में पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट एम्पावर कर सकती है टू सुप्रीम कोर्ट, किस चीज के लिए, टू इशू रेट फॉर एनीथिंग अदर देन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। लेकिन अभी तक पार्लियामेंट ने ऐसा किया नहीं है। ठीक है। दूसरा आर्टिकल ध्यान रखेंगे, 32 का क्लॉज 3। अगेन पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एम्पावर कर सकती है एनी सबॉर्डिनेट कोर्ट टू इशू रेट फॉर फंडामेंटल राइट वायोलेशन। बट अभी तक ऐसा कभी भी किया नहीं। ठीक है।
चलो आओ अब लोग ना नोट से देखते हैं, इससे हमें अब फैक्चुअल पार्ट्स देख लेते हैं। हाई कोर्ट देखो सुप्रीम कोर्ट के बाद ही है। ओपन करो अपने नोट्स में। देखे तो हाई कोर्ट का जो इंस्टीट्यूशन है वो कब हुआ, 1862 में हुआ। ठीक है, हाई कोर्ट वाज सेट अप इन बॉम्बे, मैंने आपको लिखा दिया, हाई बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। अच्छा, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर उनका अपना हाई कोर्ट नहीं है। यानी कि क्या होता है कि हर स्टेट का क्या होता है, अपना हाई कोर्ट होता है। लेकिन वी हैव, अब हमारे स्टेट तो 28 है, लेकिन हाई कोर्ट की कितने, हमारे 25 है, यानी कि देयर आर फ्यू स्टेट्स जिनका अपना हाई कोर्ट नहीं है। और वो किसी और स्टेट के हाई कोर्ट के साथ ही अपने मैटर्स को देखते हैं। ठीक है, उन स्टेट्स के नाम को लिस्ट आउट कर लेना। एक तेलंगाना है, इसके लिए मैं श्योर हूँ, और शायद एक लक्षद्वीप भी है, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप है। पंजाब भी है मैम, पंजाब, पंजाब हरियाणा। हाँ, पंजाब हरियाणा। हरियाणा का जो है वो पंजाब है ना। हरियाणा, हरियाणा का हो गया। देख लेना एक बार, लिस्ट आउट कर लेना कि वो कौन से स्टेट्स हैं जिनका अपना हाई कोर्ट नहीं है। पार्लियामेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू एक्सटेंड और curtail the jurisdiction of the high court over a union territory। ठीक है, यही वाली बात है। और ये जो आपने स्टेट में हाई कोर्ट दिया है नहीं दिया, वो पार्लियामेंट डिसाइड। अब हमने ये देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे। ठीक है, ये कौन डिसाइड कर रहा था, पार्लियामेंट कर रही थी, राइट। लेकिन हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे ये कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट का। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, अपॉइंटमेंट कौन करता है, वही अपना प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। मतलब अगर आप हाँ, प्रेसिडेंट करता है इन कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई, और गवर्नर ऑफ स्टेट के साथ इन दोनों की कंसल्टेशन ली जाती है। और जो सीजीआई है वो कोलेजियम, यानी कि टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इन इस कॉलेजियम से क्या करता है, रिकमेंडेशन देता है। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम जो है वो चीफ जस्टिस और फोर अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट कोर्ट, ये कॉलेजियम है। और नेम रिकमेंडेड for appointment by High Court at Collegium reaches the government only after approval of the CJI and the Supreme Court College। ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, दे शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, 10 साल की प्रैक्टिस उन्होंने करी हुई हो, या फिर वो सॉरी जुडिशियल ऑफिसर वो 10 साल के, या फिर वो एडवोकेट रहे हो 10 साल के। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों ही जगह 10-10 ईयर्स है। लेकिन वही अगर हम सुप्रीम कोर्ट देखें तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट में 5 ईयर की जजशिप थी, और या फिर 10 साल का प्रैक्टिस थी। ठीक है, टेन्योर ऑफ जजेस, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 65 ईयर है, लेकिन यहाँ पे 62 ईयर्स की एज होती है। रेजिग्नेशन ये प्रेसिडेंट को देते हैं, और रिमूव भी ये प्रेसिडेंट के थ्रू ही होते हैं। इनका रिमूवल सेम तरीके से होता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हमने देखा था, सेम प्रोसेस से होता है। और रेजिग्नेशन, इनको ओथ कौन दिलाता है, दे टेक ओथ बिफोर दी, नीचे होगा वैसे, ओथ गवर्नर के सामने लेते हैं ये, है ना। दे टेक ओथ, याद रखिएगा, गवर्नर के। एक बार, वैसे तो हम श्योर, बट मे बी गलत ना हो जाऊं मैं, एक बार देख लेना। रिमूवल ऑफ जज, सेम प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था जो सुप्रीम कोर्ट का है। सैलरी एंड अलाउंसेस यहाँ पे याद रखेंगे, इट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नहीं है, नहीं नहीं नहीं, इनका सैलरी जो है वो स्टेट से जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। लेकिन पेंशन जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जजेस ये अपन ने पढ़ी लिया, आर्टिकल 222। एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस,
अब यहाँ पे दो तरीके के जजेस की बात हो रही है, एडिशनल एंड दूसरे एक्टिंग। तो एडिशनल कब होता है, जब अगर मान लीजिए कि कोर्ट में काम वाम टेम्परेरी बेसिस पे ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, तो फिर एडिशनल जज को अपॉइंट कर लिया जाता है। और एक्टिंग जब कब अपॉइंट किया जाता है, जब वहां पे कोई मालूम पड़ा कि हाई कोर्ट में जजेस नहीं है, एब्सेंट है, कुछ है, टेम्परेरी हमें रिक्वायर्ड है, तो एक्टिंग जजेस अपॉइंट करते हैं। और अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, दोनों ही प्रेसिडेंट। ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट, ये एक पॉइंट है आपको, जैसे वो दे नहीं देते हैं बहुत सारे ऑप्शंस दे देते हैं, ऐसे कौन कौन से हैं जो इंडिपेंडेंस शो कर रहे हैं। तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट इनका डिफरेंट है, इनका टेन्योर अपना फिक्स्ड है, सैलरी इनकी, सर्विस कंडीशंस इनकी फिक्स्ड है, एक्सपेंसेस और इनके जो सैलरी वो सब फंड से जाता है। ठीक है। जजेस का कंडक्ट जो है वो कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया जाता है। मतलब अपन पार्लियामेंट में जजेस के कंडक्ट को, कैरेक्टर को हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जो हाई कोर्ट के जज हैं वो रिटायरमेंट के बाद कहीं पर भी काम नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट इन द सुप्रीम कोर्ट। मतलब वो कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, नॉट कहीं पर भी काम कर सकते हैं, वो कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। कंटेम्प्ट के लिए भी इनके पास भी जुरिस्डिक्शन है, मैंने आपको बताया था। हाई कोर्ट के पास भी कंटेम्प्ट का था, ओ सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के पास भी था आर्टिकल 129 में। और यहाँ पर भी है, हाई कोर्ट के पास भी है। अपने स्टाफ को खुद अपॉइंट करते हैं, और उनके जुरिस्डिक्शन को जो है वो कर्टेल ही नहीं किया जा सकता। तो दीज आर द पॉइंट विच शोज दैट हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंस। जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इनका वही आर्टिकल 226 में आता है, रिट जुरिस्डिक्शन भी वही है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू ओनली फॉर फंडामेंटल राइट, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। दिस मेक्स रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट वाइडर देन सुप्रीम। ठीक है। एपेलेट जुरिस्डिक्शन, सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में, भाई सिविल केसेस में जो भी मुंसिफ कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो है वो हाई कोर्ट में जाता है। क्रिमिनल में कोर्ट ऑफ से कहा जाता है, हाई कोर्ट के पास जाता है, अलग से देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अपने स्टेट में, अपने स्टेट में जो भी हाई कोर्ट डिसीजन देता है वो बाइंडिंग होता है किसके लिए? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए। ठीक है। तो वही सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का हमने देखा था, ऐसे इसका भी है। हाई कोर्ट हैज पावर टू सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स। और दूसरी चीज, जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं वो तो हाई कोर्ट ही करता है। अब जैसे मान लो सीपीसी के रूल्स में हमें कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो वो रूल में चेंजेस कौन कर सकता है? हाई कोर्ट कर सकता है। ठीक है। तो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में भी इनका सुपरविजन होता है कि कितने जजेस होंगे। आप देखो, अगर आपकी अपॉइंटमेंट एज अ जज होगी तो कौन अपॉइंट कर रहा है? हाई कोर्ट अपॉइंट कर रहा है। ठीक है। तो ये सारे, और इनका कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनका सुपरविजन होता है। ये अपने जो डिसीजन दे रहे हैं वो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए क्या होते हैं? बाइंडिंग होते हैं। इनके पास रिवीजन पावर भी है, अपीलेट पावर भी है। ठीक है। सुओ मोटो भी किसी केस को ले सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच शोज देयर सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है। ये दिखाए ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिंटेंडेंस हो गया, अपीलेट जुरिस्डिक्शन हो गया इनके पास, रिवीजन जुरिस्डिक्शन हो गया, सुओ मोटो भी ये कर लेते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड याद रखेंगे, 250, सुप्रीम कोर्ट के लिए था 129। ठीक है। तो वही वाली बात है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है? इसने जो भी डिसीजन दिया है वो बाइंडिंग होगा। ठीक है। अब आजकल कई सारे ट्रिब्यूनल्स आ गए हैं, तो उससे ये हुआ है कि हाई कोर्ट का कहीं ना कहीं मैटर्स में डाइवर्जन हो गया है। अब मालूम पड़ा कंपनीज एक्ट का मैटर है तो इनका ट्रिब्यूनल अलग है। कंपनीज एक्ट के जो मैटर है वो कंपनी का जो ट्रिब्यूनल है वहां पर जाएगा। कंपटीशन एक्ट हो गया, सेबी एक्ट के, इलेक्ट्रॉनिक एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के ट्रिब्यूनल्स होते हैं।
तो इनसे जो डिसीजन आता है, उस डिसीजन से अगर अपील में जाना है, तो अपील कहाँ जाती है? सुप्रीम कोर्ट में जाती है। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो हो गया वो बाईपास हो गया। ठीक है। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आपके 223 से 236 तक है, कहाँ तक है? 233, 234, 235। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस 233 में होता है। डिस्ट्रिक्ट जज के लिए हमको ये प्रोविजन दिया हुआ है। ठीक है, कैसे अपॉइंट होता है डिस्ट्रिक्ट जज? गवर्नर अपॉइंट करता है, कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। ठीक है। क्राइटेरिया के डिस्ट्रिक्ट जज के लिए 7 साल की मिनिमम प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है। अब रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज, ये 234 में दे रखा है। अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज कौन हो गए? जूनियर डिवीजन में जो अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है। वो भी गवर्नर करता है इन कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द हाई कोर्ट कंसर्न। आपका जो अपॉइंटमेंट होता है, अगर मान लीजिए जूनियर डिवीजन के लिए आप अप्लाई करते हो, पेपर देते हो, तो वहां पे जैसे हाई कोर्ट का पैनल होता है, एक कमीशन का बंदा बैठा होता है। ठीक है, तो कमीशन और हाई कोर्ट मिलके आप लोगों को वो करते हैं, और उसके बाद फिर गवर्नर से आपका सिग्नेचर होके आता है, और फिर आप जज बनते हैं। ठीक है। तो इन आर्टिकल्स को एक बार ब्रॉडली पढ़ लेना। ठीक है। 235 में बेसिकली जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दे रखा है हाई कोर्ट का, कि स्टाफ को अपॉइंट करेगा, उनकी सैलरी और ये सब चीजें जो है 235 में दे रखी। 234 में है जूनियर डिवीजन का अपॉइंटमेंट, 233 में है डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट। ठीक है। यहाँ पर तो अपन ने देख लिया, लेकिन एक बार रीड कर लेना। तो दिस विद हमारा जो जुडिशरी वाला पार्ट है, ठीक है, हमने टॉपिक 1 कर लिया, हमने टॉपिक 4 कर लिया। टॉपिक 1 में वही दिया था, डीपीए फंडामेंटल ड्यूटीज तक का जो पार्ट है, वो टॉपिक 1 में। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा, ये बताओ, अब हम लोग वी विल गो टू द दिस, हमारा जो स्ट्रक्चर है कि भाई लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट हो गई, यूनियन और स्टेट दोनों में देख लेंगे। हम यूनियन का अगर कर लेते हैं, तो स्टेट के सेम चीज है, कुछ एक आध चीज में चेंजेस है, बस आर्टिकल नंबर में चेंजेस है। ठीक है। तो एक बार हम लोग ये देखते हैं कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? आप ही के नोट्स में ओपन करिए। आगे को है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद मिलेगा आपको। पहले हम ऐसे ही देखते हैं, उसके बाद उस पर आएंगे नोट्स पे। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज, बिल्कुल आगे जाओ, फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे ही खत्म होंगे ना, फिर मिलेगा। इसमें गड़बड़ हो गई, इसमें नंबरिंग पेज की नहीं डाली गई है, पेज नंबरिंग डालनी चाहिए। आधा अधूरा काम करते हैं। कि में है नंबरिंग, नंबरिंग डली हुई या नहीं डली हुई है? आई विल मेक द करेक्शन। ठीक है, तो आते हैं इसमें, अभी इसको तो छोड़ो, पहले अभी देखते हैं क्या है। देखो, एक अपनी होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
एक हमारी होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं पता? हमारी कौन सी है, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री। हमारी पार्लियामेंट्री है, एंड दिस इज ऑल्सो अ बेसिक फीचर। इसको हम मिटा नहीं सकते हैं, ये हमारा बेसिक फीचर है। प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि ऑलमोस्ट सारी जो पावर्स होती हैं, दे ऑल लाइज इन द हैंड ऑफ वन इंडिविजुअल पर्सन, दैट इज प्रेसिडेंट। इट इज हिम हु इज करता है धरता है। इसीलिए यूएस आज जो है वो परेशान है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो करेगा पूरे यूएस को मानना पड़ेगा। और वो तो पूरे दुनिया को ही चला रहा है फिलहाल। उसे अपने अमेरिका से लेना देना ही नहीं है, उसे पूरी दुनिया से मतलब है। ठीक है, खैर वो इस दैट इज अनदर डिस्कशन। पार्लियामेंट्री में क्या होता है? पार्लियामेंट्री में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जनता, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर मोर पावरफुल देन एनी अथॉरिटी। क्योंकि हम ही हैं जो इलेक्शन, जो हम वोट देते हैं, तभी हमारे पास जितने भी नेता हैं वो हाथ जोड़ के वोट मांगने आते हैं कि हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो। प्रैक्टिकल सिनेरियो में उसके बाद क्या होता है वो एक अलग एस्पेक्ट है, वी आर नॉट इनटू दैट। बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? हम यहाँ पर एक प्रेसिडेंट होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, और इनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, और ये सारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये सब इलेक्टेड मेंबर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कैसे? अच्छा, ये क्या होता है, आपको कुछ बेसिक्स पता है ये कैसे होता है, क्या होता है? एमपी और एमएलए में क्या डिफरेंस है? अच्छा, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में क्या डिफरेंस है? लेजिस्लेचर तो एक तरह से रूल्स वगैरह बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव उनको एग्जीक्यूट करती है। फंक्शंस नहीं, कौन होता है लेजिस्लेचर, कौन होता है एग्जीक्यूटिव, फंक्शंस नहीं कह रही हूँ। कौन लेजिस्लेचर में कौन कौन आता है, कौन अच्छा, ओके मेंबर्स ओके। होते हैं, इसके मेंबर कौन होते हैं, और एग्जीक्यूटिव के कौन होते हैं? नो आइडिया। हम्म। अब जब ये आइडिया नहीं है तो कितनी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो ऊपर ऊपर से चले जाएंगे, क्योंकि एक बीच में गैप है जिसको हम हम्म। बिना फिल करे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा स्ट्रक्चर हम एक बार देख लेते हैं। दिस इज नॉट, ये नोट्स वोट्स में कहीं नहीं, ये मिलता नहीं है यार, ये देखना पड़ता है। अब होता क्या है ना कि हम वोट देते हैं, हम किसको वोट देते हैं? देखो क्या होता है, हर स्टेट जो वोटिंग होती है वो किस हिसाब से होती है? जो सीट्स होती है, आपको पता है ना कि सीट्स होती हैं। आई एम टॉकिंग, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द, अभी यूनियन की बात करते हैं, स्टेट की बात नहीं कर रहे अपन। ठीक है, जब हम यूनियन की बात कर रहे हैं तो यानी कि लोग कहाँ जाएंगे? पार्लियामेंट में बैठेंगे। पार्लियामेंट में कौन कौन होता है? हु इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में होता है प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, अब हम वोट किसको देते हैं? क्या हम प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट देते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। क्या होता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से हर स्टेट की सीट्स होती हैं। जैसे अगर हम देखें तो यूपी में, यूपी से सबसे ज्यादा सीट्स हैं। तो इट इज नॉट अबाउट एरिया वाइज, इट इज अबाउट पॉपुलेशन। अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम है तो फिर वहां पे नंबर ऑफ सीट्स कम होती है, और अगर कहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो नंबर ऑफ सीट्स वहां पे ज्यादा होती है। ठीक है, अभी मैं ऊपर ऊपर से दे रही हूँ, कुछ बातें हैं जिनको मैं अभी रेस्ट्रिक्ट कर रही हूँ, जिन्हें हम बाद में देखेंगे, क्योंकि एक फंडा आपको क्लियर करना है, तो मैं बस उसी से रिलेटेड चीजों को आपको बताऊंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वोट दे रहे हैं, यूनियन की बात हो रही है, तो ये सारे क्या बनते हैं? ये लोकसभा में बैठते हैं, जो हम वोट देते हैं जिन्हें, वो लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है, और इनको हम कहते हैं एमपीज। ये एमपीज का काम क्या होता है?
चलो रुक जाओ अभी। लोकसभा में बैठते हैं एमपीज। अब जिसकी सरकार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, ठीक है, वो वाली सरकार क्या करती है, अपना एक मेंबर प्राइम मिनिस्टर बना देती है। ठीक है भाई, लेट सपोज बीजेपी अभी रूलिंग है ना, तो हमने वोट दिए लोकसभा में, ये सारे एमपी बने। अब बीजेपी के सबसे ज्यादा वोट्स थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या बनाया, अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया। प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाता है, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गई, है ना। होम मिनिस्टर कौन है हमारा, अमित शाह है। डिफेंस मिनिस्टर हमारा राजनाथ सिंह है ना। तो इस तरीके से एक्सटर्नल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हो गई, एमआईए, जय, क्या नाम है उनका, जयशंकर, जयशंकर ही नाम है ना। हाँ। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्लस इसमें प्रेसिडेंट भी आता है, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव होते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है कि जो लेगिस्लेचर ने कानून बनाया, लेगिस्लेचर में कौन है, लेगिस्लेचर में, अच्छा एक मिनट रुको, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये सब क्या बन गए, ये सब बन गए मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, और फिर ये भी होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब हैं मिनिस्टर्स। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, याद रखिए, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूटिव प्लस प्रेसिडेंट, ठीक है। प्लस इनमें ब्यूरोक्रेट्स वगैरह ये सब आ गए, आईएएस वगैरह जो होते हैं, ये सब भी इसी में आते हैं, वो भी एग्जीक्यूटिव में होते हैं। और लेगिस्लेचर कौन होता है, लेगिस्लेचर होते हैं जो खाली एमपी हैं, मिनिस्टर नहीं बने। भाई हमारे लोकसभा में 511 है, ठीक है, हमारी जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की, और राज्यसभा में भी 250 लोग हैं। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में एमपी बैठते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों में एमपी होते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, इन दोनों से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं। जैसे जयशंकर जो है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के हेड हैं, वो राज्यसभा के मेंबर है, इज नॉट द लोकसभा मेंबर, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा या राज्यसभा में से दोनों में से हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम खुद बनाता है कि भैया मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये मिनिस्ट्री चाहिए, और मुझे इनके हेड चाहिए। ये बन गए मिनिस्टर्स, इनका काम है कि भाई लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है इसको इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना है। लेकिन सारे में सारे जो एमपीज हैं वो तो मिनिस्टर नहीं बनते ना, जो जो एमपी एमपी ही रह जाता है वो आपका लेजिस्लेचर है, समझे। ये एमपी जो एमपी है ये लेजिस्लेचर है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन ये होता है कि लेजिस्लेचर से ही क्या होता है, एग्जीक्यूटिव निकल रहा है, यही तो हो रहा है भाई, इन्हीं एमपीज में से तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर निकल रहे हैं। तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि पार्लियामेंट में बैठे हुए में से कौन तो एग्जीक्यूटिव है और कौन लेजिस्लेचर, समझे। तो सिंपल अपने दिमाग में बैठा लो, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग जो मिनिस्टर हैं वो एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं बाय देयर फंक्शंस। लेकिन अगर मेंबरशिप की बात करें तो वो एमपी तो है ही है, बिना एमपी हुए वो मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। तो दे हैव टू बी एमपी, मतलब दे हैव टू बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ओनली देन दे कैन बी अ मिनिस्टर। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो विद इन 6 मंथ्स उनको मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट लेनी पड़ेगी। जैसे आई गेट टू नो कि मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, ही वाज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, when he get appointed as prime minister, but within 6 months he take the membership of parliament, उनको राज्य, वो he was also member of राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा का मेंबर उनको बनाया गया। तो या तो वो हो एमपी ऑलरेडी,
या फिर नहीं है तो 6 महीने के विदिन विदिन ही मस्ट बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या होता है, लेजिस्लेचर से ही क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटिव निकल रहा है, इसीलिए हमें कंफ्यूजन हो। प्रेसिडेंट जो है वो दोनों में आता है, वो लेजिस्लेचर में भी आ रहा है, वो एग्जीक्यूटिव में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। लेजिस्लेचर में क्यों आ रहा है? भाई एमपीज ने क्या किया, कानून बनाया, सॉरी बिल बनाया, फिर इस बिल पे असेंट कौन देता है? प्रेसिडेंट देता है। तो ये बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट क्या करता है? भाई हमारा प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड है, तो काम तो सारे प्राइम मिनिस्टर करता है, लेकिन किसके सिग्नेचर पे करता है? प्रेसिडेंट के सिग्नेचर पे करता है। ठीक है। यहाँ एग्जीक्यूटिव में डुअल है एकदम। प्रेसिडेंट काम करता है ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये लिख लो। ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है वो दोनों में होता है, लेजिस्लेचर में आता है बिल को एक्ट बनाने के लिए, ऐसे सिंपल से समझो। एग्जीक्यूटिव में भाई वो काम ही जो है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर करता है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी लोकसभा में मेंबर्स कैसे आते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी, एज वगैरह जो है, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल तो हमको पता तो है लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, और जो स्टेट असेंबली होती है वहां पे एमएलए होते हैं। ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर किसको अकाउंटेबल है? मतलब कहने का है, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन रिमूव हिम? प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कैसे किया जाता है? बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। देश का सारा कारोबार जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, लाइक ऑन पीएम मोदी। ठीक है। लेकिन वट एवर ही डज अंडर इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही करता है। प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो टीम है उसी के एडवाइस पर काम करता है। ठीक है। और उस एडवाइस को प्रेसिडेंट को मानना भी पड़ता है, ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि अगर जैसे उसकी जो भी पार्टी बने है ना, जो जितने उसके एमपी हैं, इन सब का कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल 50+1, 51 मेंबर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट में है। अब जैसे अगर अपन अभी रिसेंट देखें तो अभी जो अपनी सरकार बनी हुई है उसमें कुछ थोड़ा बहुत तो योगदान जो है वो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट का है ना, उसके साथ मिलके उसने बनाई, क्योंकि कुछ सीट से कमी रह गई थी। पूर्ण बहुमत में जीती तो थी बीजेपी, लेकिन पूर्ण बहुमत में उसके कुछ नंबर ऑफ सीट्स ऐसे थे, तो 10-12 जो भी सीट थी वो नीतीश कुमार की सरकार ने अपनी कॉन्फिडेंस दे रखी है सरकार को। अब ये मान लो एक भी मेंबर वहां से शिफ्ट होके कहीं और जाता है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? सरकार गिर जाएगी। ठीक है, सरकार गिर जाएगी। वैसे अभी अभी नहीं गिर सकते क्योंकि नंबर एक्सीड करा था, लेकिन जब पूर्ण पूर्ण बहुमत वाला जो चाहिए था उसके लिए नीतीश कुमार को लिया था लोगों ने। ठीक है। तो ये है, अगर मान लीजिए जो उसके एमपीज हैं वो कहते हैं कि
आप कॉन्फिडेंस नहीं देना चाहते अपना प्राइम मिनिस्टर को, तो दे कैन पास द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द पार्लियामेंट, और फिर भैया वो सरकार गिर जाएगी, प्राइम मिनिस्टर अब फिर नहीं रहे। तो प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव बाय ओनली नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमारे दो हेड्स हैं। कौन कौन? एक प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जैसे के बहुत सारे काम जैसे दिए हुए हैं, पार्डनिंग पावर की पावर है, इमरजेंसी लगाने का पावर है, ठीक है, और क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर है, कई सारे काम है, लेजिस्लेचर में काम है, वो सारे काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन किसके कहने पर करता है? प्राइम मिनिस्टर के प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर करता है। ठीक है, तो इसको हेड बना के हमने इसको बहुत आराम वाली जिंदगी दी है, कुछ नहीं करना है, बस साइन करना है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने इसको क्यों अपनाया? मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि हम बहुत साल स्लेव थे, गुलामी करी थी हमने, तो हमें अब गुलामी किसी की भी नहीं करनी थी, हमें हमारे भी देश में किसी की गुलामी नहीं करनी थी, इसलिए हमने क्या किया था? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर्टिकल्स में कहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है, तो यूनियन के लिए देखिए 74, 75 क्लॉज 3, ये तो है यूनियन के लिए, और 163 आपको मैनिफेस्ट कर रहा है फॉर स्टेट। ठीक है, अगर हम अगर हम प्रेसिडेंट और एंड प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन की बात करें, तो ये हमें कहाँ से मिलेंगे? ये हमें आर्टिकल 52, 53 विद 74 से समझ में आएगा। ठीक है, 53 क्या कहता है? कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है ऑफ यूनियन, ये किसके पास वेस्ट करती है? प्रेसिडेंट के पास। लेकिन 74 क्या कहता है? वैसे देखो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर एज हेड क्या काम करते हैं? टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो अभी तक हम जो डिस्कशन कर रहे थे, 52 कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो 52 क्या कहते हैं? देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिंपल। 52 कहता है कि जहाँ प्रेसिडेंट होगा, 53 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर है उसके पास यूनियन की, मतलब कि वो हेड है, एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। 74 कहता है कि भाई, लेकिन जो हमारा हेड है, एग्जीक्यूटिव का हेड है, वो किसके कहने पर काम करेगा? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर काम करेगा। तो हमारा जो डिस्कशन है वो इन 3 आर्टिकल्स में क्लियर होता है। ठीक है, इसमें कुछ केसेस के नाम लिख लीजिए।
राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955। UN Rao वर्सेस इंदिरा गांधी 1971। इसमें एक लाइन लिख लो। 74 clause 1 is mandatory। चाबी बोल रहे हैं। इसमें लिखो 74 clause 1 is mandatory and therefore the president cannot exercise the executive power without the aid and advice of Council of Ministers। शमशेर सिंह, एक और केस का नाम लिखो, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974। ठीक है, तो ये 3 केस हैं इस पूरे पॉइंट पे। अब हम लोगों को प्रेसिडेंट स्टार्ट करना है। एक बार हम लोग ये पढ़ लेते हैं, इसके जो पॉइंट्स है ना, मैं नोट्स में पढ़ लेते हैं। ये लो, ये आपको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 35 है मैम। मतलब मेरा तो खुला हुआ है, आपको मिल गया? मिल गया। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, द कंडीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ सेंटर एंड स्टेट। आर्टिकल 74 75 डील्स विद पार्लियामेंट्री सिस्टम। आर्टिकल 163 164 फॉर स्टेट। ठीक है, यहाँ पे रेड विद 52 एंड 53। बस। फिर देखिए नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। ये मैंने आपको बता ही दिया क्यों है नॉमिनल, क्योंकि वो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करता है, इसीलिए। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, क्योंकि सारे काम प्राइम मिनिस्टर ही करता है। 74 provides for council of minister headed by prime minister to assist the president in performing his duties and to advise him। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। The proposal made in this way is binding on the president। ठीक है, तो मैंडेटरी होता है मानना। प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन नहीं दिया हो, इट इज मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट कि उसे जो भी एडवाइस दिए उसे मानना ही है। मेजोरिटी ऑफ पार्टी रूल। द पॉलिटिकल पार्टी विद सिक्योर मेजोरिटी सीट्स इन द लोकसभा फॉर्म द गवर्नमेंट। ये हमको पता है कि जो भी गवर्नमेंट मेजोरिटी में आती है उसकी सरकार बनती है। द लीडर ऑफ दैट पार्टी अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर। जो भी उसका लीडर होता है पार्टी का, वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। लेकिन वो अपॉइंटमेंट कैसे होती है? प्रेसिडेंट करता है वो अपॉइंटमेंट, और अदर मिनिस्टर्स जो अपॉइंट होते हैं वो प्रेसिडेंट करता है ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है,
और नो सिंगल पार्टी गेट्स द मेजोरिटी एज कोलिशन पार्टी मे बी इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अगर मान लो, ये मैंने आपको बताया था, अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल कि ऐसे है हुआ, इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन में पार्टीज को, जैसे मान लो बीजेपी को 30 सीट्स मिली, ये एक एग्जांपल ले रही हूँ, आप पार्टी को लेट सपोज 20 सीट मिली, कांग्रेस को लेट सपोज 21 सीट मिली, अदर जो है उनको मिली 10 सीट। ठीक है। अब जो सरकार बननी है वो 50+1 पर बननी है। बीजेपी के पास 30 है, सबसे ज्यादा इसके पास है। तो ये क्या कर सकता है, ये कांग्रेस के साथ मिलकर 51 सीट्स को कर सकता है। या फिर वो ऐसा भी कर सकता है कि आपकी 20 ले ले, अदर में से कोई एक ले ले, है ना। इस तरीके से बनती है। और अगर इसको ऐसी सरकार बनती है तो उसको हम मिली जुली सरकार हिंदी में कहते हैं, और इसमें कहते हैं कोलिशन ऑफ पार्टीज। ठीक है। और अदरवाइज जैसे बीजेपी आती है, वो पूर्ण बहुमत से आई तो फिर बीजेपी ही है, उसको किसी की जरूरत ही नहीं आई, इट इज सफिशिएंट इन इटसेल्फ। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द एंटायर पार्लियामेंट। मिनिस्टर्स हैं यहाँ पे, ये हो गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये कलेक्टिवली पार्लियामेंट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ये हमको आर्टिकल 75 में रखा है। Political homogeneity. Generally speaking, member of Council of Ministers belong to the same political party and therefore have the same political ideology. In the case of coalition government, the minister are bound by the consensus. उसको उनको फिर पूछताछ करना पड़ता है, आपसी समझौता करना पड़ता है। डबल मेंबरशिप मैंने आपको अभी बताया कि भाई जो भी एग्जीक्यूटिव होगा उसे लेगिस्लेचर यानी पार्लियामेंट का तो एमपी को, सॉरी, मिनिस्टर को एमपी होना पड़ेगा, मिनिस्टर को एमपी होना ही पड़ेगा। एंड विद दिस, सिंपल भाषा में अपन कह रहे हैं, मिनिस्टर को एमपी बनना ही पड़ेगा। विद दिस वी कैन से कि भाई डुअल मेंबरशिप होती है। मिनिस्टर आर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। दिस मीन्स दैट पर्सन कैन नॉट बी मिनिस्टर इफ ही इज नॉट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। The constitution stipulates that minister will no longer serve as minister if they do not serve as member of parliament for 6 consecutive months। अगर 6 महीने से कोई पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो फिर वो मिनिस्टर नहीं बनेगा। मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बाकी सारे एमपी लेजिस्लेचर, मिनिस्टर फंक्शन वाइज एग्जीक्यूटिव, मेंबरशिप वाइज मेंबरशिप वाइज लेजिस्लेचर। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इनका लीडर होता है। लोकसभा डिसोल्यूशन, the lower house of parliament can be dissolved by the president on recommendation of the prime minister। इसको अंडरलाइन कर लो। सीक्रेसी, मिनिस्टर ऑपरेट अंडर द प्रिंसिपल, ये तो ठीक है, जो भी बातें हुई हैं वो डिस्क्लोज नहीं होती है और कॉन्फिडेंशियल। ठीक है। अभी फेडरल स्ट्रक्चर तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है हमको, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। अब ये सेंटर स्टेट रिलेशन आपके हैं, लेकिन ये सेंटर स्टेट रिलेशन हम तब करेंगे जब हम लोकसभा राज्यसभा समझ चुके होंगे, जब हम लेजिस्लेचर पार्लियामेंट हम अच्छे से समझ चुके होंगे, तब हम जो है ये करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग जो है प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। ठीक है। कल प्रेसिडेंट के सारे पॉइंट्स करेंगे और उसके बाद वी विल मूव टू द लोकसभा एंड राज्यसभा। हम जब इतना कर लेंगे तब हम ये इंटर रिलेशनशिप इनके करेंगे। ठीक है। इतना करने के बाद जो है अपने फिर कुछ कुछ पॉइंट्स रह जाएंगे, जैसे कि इमरजेंसी के प्रोविजन हो गए, कुछ कुछ रह जाएंगे। मेजर पोर्शन यही रहता है अपने पास। प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट में पूरा ही पार्लियामेंट हो गया, पूरा पार्लियामेंट ले लो, फिर इनका इंटर रिलेशनशिप ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, हो जाएगा अपना जुडिशरी पॉइंट हो चुका है, और ये भी पार्लियामेंट अपना हो जाएगा एक आधे। चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेकिन पता है, इसको मैं बता दूं आपको